जी वेलकम टू ब्रेनिक एकेडमी लेक्चर 19 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने नाइन्थ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। साथ हमने वो टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस की हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारे लिए टाइम सेविंग होती हैं, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू, यंग मॉडुलस की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि वो कैसे आपने उनको हैंडल करना है कि अगर उनका पूछ लिया जाए कि उनकी वैल्यू चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो उनको कैसे डील करना है। इसके अलावा फ्रिक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, पास्कल लॉ, आर्chiमेदेस लॉ और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। तो अभी हम टेंथ जो है वो डिस्कस करते हैं। टेंथ में जो साउंड का यूनिट है और ऑप्टिक्स का यूनिट है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड जो है, एक तो सबको ही पता ही है कि प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, और साउंड्स की जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में और साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क होता है, वो है पोलराइजेशन का। साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं वो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं। साउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है और इंटेंसिटी है। ये चार प्रॉपर्टीज हैं साउंड की। तो हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाउडनेस, डिफरेंस बिटवीन फेंट एंड लाउड साउंड, यानी मध्यम और बुलंद आवाज में जो आप डिफरेंस फील करते हैं वो किस प्रॉपर्टी की बेस पे करते हैं? लाउडनेस की। अब लाउडनेस जो है फर्दर तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होगी। और इसी तरह एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना ज्यादा एरिया होगा वाइब्रेट करने वाली बॉडी का उतनी ही ज्यादा लाउड साउंड आपको मिलेगी। ढोल जो है उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है, ढोलकी की कम होती है, क्योंकि वाइब्रेटिंग एरिया जो है वो एक का ज्यादा होता है, दूसरे का कम होता है। इसके अलावा जो डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, सुनने वाले का वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस भी मैटर करता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा दोनों के दरमियान तो फिर लाउडनेस ज्यादा होगी। पिच, डिफरेंस बिटवीन ग्रेव एंड श्रिल साउंड, बारीक और भारी आवाज में जो हम फर्क महसूस कर सकते हैं वो पिच की बुनियाद पे कर सकते हैं। हाई पिच का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। फीमेल्स और जो चिल्ड्रन होते हैं इनकी हाई पिच होती है, यानी आप कह सकते हैं उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी श्रिल साउंड होती है, बारीक आवाज होती है। इस तरह जेंट्स की बात करें, मेल्स की, तो उनकी अपोजिट है, लो पिच होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, और ग्रेव साउंड होती है, भारी आवाज होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्वालिटी है। डिफरेंस बिटवीन साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच, बाद औकात आपके पास दो ऐसी साउंड्स आपको मिलती हैं जिन दोनों की ही लाउडनेस और पिच इक्वल होती है, सेम होती है, लेकिन उसके बावजूद हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि ये दोनों साउंड किसकी हैं, इनका जो सोर्स है वो कौन सा है। तो वो हम फर्क महसूस कर पाते हैं क्वालिटी की बेस पे। ये पियानो की और फ्लूट की जो आवाज है इनको हम डिफर कर सकते हैं क्वालिटी की बेस पे। इसके बाद इंटेंसिटी है, ये चौथी प्रॉपर्टी है। साउंड एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, यानी आई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब ये जो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ये तो होता है वाट। तो अभी नीचे एरिया से भी डिवाइड करना है, तो इस तरह आपका जो इंटेंसिटी का यूनिट बनेगा वो बन जाएगा वाट पर स्क्वायर मीटर। वाट पर स्क्वायर मीटर ये इंटेंसिटी का यूनिट बनेगा। साउंड इंटेंसिटी लेवल एल माइनस एल नॉट। एल जो है ये वो साउंड है जो अंडर कंसिडरेशन है, और एल नॉट जो है ये फेंटेस्ट साउंड का
लाउडनेस है। एल नॉट इज द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड, और एल वो साउंड है जो कि आपकी अंडर कंसिडरेशन है, जिसको आपने लिया हुआ है। और दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे एल माइनस एल नॉट, तो वो होता है साउंड इंटेंसिटी लेवल। और इसका फार्मूला है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के इंटू लॉग आई ओवर आई नॉट। आई जो है ये उस साउंड की इंटेंसिटी है जो आपने कंसिडर की हुई है, और आई नॉट ये रेफरेंस इंटेंसिटी है फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट। और ये याद रखें इसकी वैल्यू फिक्स होती है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। और इसका यूनिट होता है बेल। साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होता है बेल। और अगर इसके साथ शुरू में 10 मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पे मिस्टेक हुई भी है, यहाँ पे अगर शुरू में 10 मल्टीप्लाई हो जाए ये, तो फिर ये यूनिट कन्वर्ट हो जाता है डेसिबल में। यहाँ शुरू में आपने 10 लगाना है, 10 मल्टीप्लाई बाई के इंटू लॉग आई ओवर आई आई नॉट, तो फिर ये डेसिबल में चला जाएगा। और अगर 10 नहीं लगा होता तो फिर इसका यूनिट है बेल। यूनिट लाजमी याद रखिएगा। इंटेंसिटी का यूनिट है वाट पर स्क्वायर मीटर, और इंटेंसिटी लेवल का यूनिट जो है साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल, इसका यूनिट है बेल या डेसिबल। बेल बड़ा यूनिट है, डेसिबल छोटा यूनिट है। एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। नहीं जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। ट्यूनिंग फोर्क का बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड्स ऑन मैस प्रोंज ऑफ फोर्क। इसके अलावा ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल। इसके अलावा लेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। इसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के। इसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा यंग मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मैस ज्यादा होगा, जो प्रोंज है उनकी अगर मैस ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर उस प्रोंज की लेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। इसी तरह टेम्परेचर जब आप प्रोंज का बढ़ाते हैं तो भी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और उसकी लॉजिक आप समझ सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ट्यूनिंग फोर्क का, तो अभी हमने नाइन्थ में डिस्कस किया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। लीनियर एक्सपेंशन अभी हमने पढ़ा है। तो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो प्रोंज की लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी, और लेंथ इंक्रीज करने से ये हम पीछे पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। और इसी तरह यंग मॉडुलस के साथ भी इसका डायरेक्टली रिलेशन है। किसी किस्म का भी क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपने फिर उसको सॉल्व कर लेना है। डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी के डायरेक्टली रिलेशन है इसके साथ फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के साथ भी रिलेशनशिप है डायरेक्टली। डेंसिटी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी भी ऑफ कोर्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है, तो वो बात तो मैस में ही चली जाती है। इम्पैक्ट ऑफ साउंड इन आवर ब्रेन रिमेन्स फॉर 0.1 सेकंड। कोई भी साउंड है उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड के लिए रहता है। इको क्या है? किसी भी रुकावट से जब साउंड टकरा के हमें दोबारा वापस सुनाई देती है हम उसे इको कहते हैं। और अगर आपने क्लियर इको सुननी है तो आपके दरमियान, यानी जो ऑब्जर्वर है, जो लिसनर है, उसके और रुकावट के दरमियान, ऑब्स्टेकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम अज कम 17 मीटर होना चाहिए। और ये डिस्टेंस कैसे निकाला है? एस इज इक्वल टू वी टी निकाला है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 332 या बाद जगहों पे 343 भी लिया होता है मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। टाइम जो है वो आपने 0.1 सेकंड रखना है। तो इस तरीके से एस इज इक्वल टू वी टी आप फार्मूला यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
120 डेसिबल इज साउंड विच मे हार्म ह्यूमन ईयर। 120 डेसिबल की जो साउंड होती है ये ह्यूमन ईयर को हार्म कर सकती है। 60 डेसिबल की जो साउंड लेवल होता है इंटेंसिटी लेवल ये नॉर्मल होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्पीड। साउंड का एम्पलीट्यूड ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कई दफा मैंने टेस्ट में देखा है, डिफरेंट टेस्ट में, कि साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, तो वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है लाउडनेस के साथ। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कम होगा तो लाउडनेस बढ़ेगी और कम होगी। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है इसका फार्मूला साइन आई बटा साइन आर होता है। लेकिन इसमें कंडीशन याद रखें कि जो इंसिडेंट लाइट है वो रेयर से डेंसर में एंटर होनी चाहिए। ये फार्मूला आप तब यूज कर सकते हैं साइन आई बटा साइन आर जब रेयर से डेंसर में लाइट जा रही हो। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो फिर ये इक्वल होगा एन इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला है सी ओवर वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये वैक्यूम के लिए और ये मीडियम के लिए। और इसी तरह आप इस एन से एक और फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो एफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। सोर्स पे डिपेंड कर रही होती है। जब भी लाइट किसी मीडियम से पास करती है तो अगर कोई चीज कांस्टेंट रहती है तो वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, बाकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। लिहाजा इस तरह आपका जो एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आप लिख सकते हैं लैम्डा इन वैक्यूम ओवर लैम्डा इन मीडियम। और इसके अलावा एक और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है, एक ये हो गया, दूसरा ये लिख दिया, तीसरा ये लिख दिया लैम्डा की फॉर्म में, ये चौथा लिख दिया, पांचवा जो है वो है रियल डेप्थ ओवर रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ। यानी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है इस तरह, तो उसमें आपने जब कोई चीज डबोई हुई होती है, वो पड़ी हुई एक्चुअली यहाँ होती है, लेकिन हमें जब ऊपर से देखते हैं तो हमें वो बुलंद नजर आती है, यानी हमें उसकी हाइट कम नजर आती है लेकिन एक्चुअली वो ज्यादा होती है। तो लिहाजा रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ करने से भी आप उस जो लिक्विड है या जो बॉडी है, ये ज़ाहिर लिक्विड के लिए ये यूज हो सकता है, आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा गहरा पानी जहाँ होता है वहां पे स्पीड जो है वो वाटर की ज्यादा होती है, और जहाँ पे कम गहरा पानी होता है वहां पे स्पीड कम होती है। गहरे पानी को डीप वाटर कहते हैं और कम गहरे पानी को शैलो वाटर कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें वो चीजें मिस हो गई हैं। क्रिटिकल एंगल की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल का ताल्लुक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। तो पहली बात तो ये याद रखें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो लाइट रेज हैं वो डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर होनी चाहिए।
डेंसर से रेयर मीडियम में। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? थीटा सी। थीटा सी वो एंगल होता है, ये देखें, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके ये चली गई, ये एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। अब आप इसका इंसिडेंट एंगल बढ़ा दें, यानी कि ये लाइट जो है वो आप इस डायरेक्शन में जब फॉल करेंगे तो ये इंसिडेंट जो लाइट है वो यहाँ आ जाएगी बिल्कुल सरफेस पे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। अब ये देखें तो ये एंगल नॉर्मल के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली 90 बना रही है। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाती है वो एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। यानी ये जो अब एंगल टोटल एंगल है, ये वाला एंगल, ये थीटा जो है ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और जब आप इस क्रिटिकल एंगल को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो फिर यानी कि आप इस इंसिडेंस एंगल को जब आप यहाँ पे ले आते हैं, यानी और इंक्रीज करते हैं, जब आप थीटा इंक्रीज कर देते हैं क्रिटिकल एंगल से, तो फिर यही रिफ्लेक्टेड रे जो थी, जो कि बिल्कुल पहले 90 का एंगल बना रही है ये वाली, ये अब अंदर आ जाएगी, यानी कि दोबारा उसी डेंसर मीडियम के अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन है जो कि मस्ट है, एक तो डेंसर से रेयर मीडियम में होनी चाहिए लाइट जो है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो है आई थिंक 49, 48.8 है। और ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो आई थिंक 42 है। जरा कंफर्म कर लीजिएगा। 42 और 49 के मुझे डिजिट याद हैं, लेकिन अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि जो जैसे मैंने बताया है ऐसे ही है या उल्ट बता दी है। जरा कंफर्म कर लीजिएगा खुद। लेंसेज के बारे में, जो भी लेंस होता है या मिरर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, किसी ग्लास या बेहतरीन किस्म के प्लास्टिक से बने हुए सफियर का पार्ट होते हैं। सफियर को जब हम कट कर देते हैं किसी एक खास हिस्से का, यानी कि ये पूरा सफियर है, इसको जब हम इतना सा कट कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये अब क्या बन गया, हमारा मिरर, मिरर बन गया या फिर लेंस बन गया। तो इसका जो मिरर का अपना सेंटर होता है ये वाला, ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, या लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और 2F से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इस सफियर का जो रेडियस है, ये वाला रेडियस आर, ये इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, या इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और आर को और फोकल लेंथ में आप कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 2F, फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है। और इस तरह फोकल लेंथ हम मालूम कर सकते हैं R/2 से। रेडियस को आप ऑफ करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाती है। फोकल लेंथ ये ऐसा पॉइंट होता है, ये जहाँ पे रेज सारी की सारी इकट्ठी हो रही होती है, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे ये सारी रेज इकट्ठी हो रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये फोकल लेंथ कहलाता है। फोकस पॉइंट कहलाता है, सॉरी। और डिस्टेंस जो है मिरर से लेके या लेंथ से लेके डिस्टेंस जो फोकस पॉइंट तक होता है वो फोकल लेंथ होता है। अच्छा, रियल इमेज जो है ये हमेशा उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। ये कुछ बातें पक्की याद रख लेनी आपने। कुछ चीजें कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की सेम होती हैं, ये याद रखें। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। मसलन दोनों की फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव होती है, दोनों से हमेशा रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों बन सकते हैं।
इमेज जो है वो जिस्म से छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। अब इसी तरह कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कॉमन होती हैं। मसलन दोनों की जो फोकल लेंथ है या पावर है वो नेगेटिव होती है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इनसे रियल इमेज नहीं बन पाता। और इनका जो इमेज होता है वो हमेशा जिस्म से छोटा होता है। जबकि जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में हमने देखा था उसमें दोनों किस्म के इमेजेस बन सकते थे, छोटा भी और बड़ा भी, और रियल भी और वर्चुअल भी। तो इसमें ये फर्क देख लें। अब ये पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी आता है जी कि लोकेशन ऑफ इमेज, कि हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें और हमें इस तरह की इमेज मिले। तो वो देखें जी, अगर तो जिस्म जो है वो 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है, तो इमेज जो है वो जिसामत में जिस्म के बराबर होगी, उल्टी होगी, रियल होगी और 2f पे ही बनेगी। ये इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, ये याद रख लें। 2f पे इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर होगी, इमेज उल्टी होगी, और उल्टी है तो फिर अभी ऊपर मैंने बताया उल्टी हमेशा इमेज रियल होती है, यानी रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और 2f पे ही बनेगी लेकिन अपोजिट साइड पे। कन्वेक्स लेंस में, लेंसेज के केस में याद रखें इमेज दूसरी साइड पे बनी होती है। यानी मैं अगर आपको ड्रा करके दिखा, लेंसेज के केस में अगर एक साइड पे आप ऑब्जेक्ट रखते हैं ये, तो जो इमेज होती है रियल इमेज वो दूसरी साइड पे बनती है, इधर आके बनती है। क्योंकि रियल है तो उल्टी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट और लेंस, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज वो लेंस की एक ही साइड पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये दोनों लेंस की एक ही साइड पे है, तो फिर ये कंफर्म है कि जो इमेज है वो वर्चुअल होगी। और वर्चुअल के बारे में मैंने बताया वो क्या होती है, हमेशा सीधी होती है। तो ये बात याद रखें। लेंस के केस में रियल इमेज हमेशा अपोजिट साइड पे बनती है, उल्टी बनती है। और वर्चुअल इमेज जो है वो उसी साइड पे बनती है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, और सीधी बनती है। इसी तरह जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अगर आपका जिस्म, आपका ऑब्जेक्ट वो फोकस पॉइंट पे पड़ा है, प्रिंसिपल फोकस पे पड़ा है यानी एफ पे पड़ा है, तो फिर जो इमेज है वो नहीं बनेगी, यानी आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर जिस्म, मिरर, लेंस और प्रिंसिपल फोकस एफ के दरमियान पड़ा है, यानी कि लेंस और प्रिंसिपल फोकस एफ के दरमियान पड़ा है, ये है लेंस, ये आ गया प्रिंसिपल फोकस, और ये आता है फिर 2f। तो ये कह रहा है जी कि जिस्म जो है वो इस लेंस और फोकस के दरमियान पड़ा है, यहाँ पे कहीं पड़ा है। तो इमेज जो है जिस्म में, जिसामत में जिस्म से बड़ी होगी, सीधी होगी और वर्चुअल होगी, यानी इधर बनेगी, इस साइड पे बनेगी, जिस्म से पीछे बनेगी। क्योंकि वर्चुअल इमेज है वो सीधी होगी, और अभी बताया है कि वो उसी साइड पे बनती है जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो ये इसके पीछे आके ये इमेज बनेगी और जिसामत में बड़ी बनेगी इमेज। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये बराबर वाला जो पॉइंट है ना 2f पे, जब ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा होता है, ये लाजमी ज्यादातर ये पूछा जाता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कम से कम वो फासला होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंख के रेटिना पे वाज़ेह बनती है। अडल्ट्स में जो नौजवान लोग होते हैं सेहतमंद, उनका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है। 40 ईयर के लोगों के लिए 50 सेंटीमीटर पे पहुंच जाता है, और 60 ईयर के लोगों के लिए ये 500 तक पहुंच जाता है, 500 सेंटीमीटर। यानी कि आप कह सकते हैं कि एज के साथ साथ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बढ़ता है। दो किस्म की डिजीजेज होती हैं आंख की, नियर साइटेडनेस, माइयोपिया भी कहते हैं, करीब नजरी। करीब की चीजें वाज़ेह नजर नहीं आती, दूर की चीजें वाज़ेह नजर आती हैं। आई बाल का डायमीटर लंबा हो जाता है, इमेज रेटिना के सामने बन जाती है।
इस नक्स को दूर करने के लिए हम कंटेक्ट लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। ये लास्ट टाइम पीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि करीब नजरी को या नियर साइटेडनेस को दूर करने के लिए कौन सी चीज हम यूज करते हैं, तो कंटेक्ट लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस, एक ही बात है। इसके अलावा फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, ये बिल्कुल उसके उलट है। ईच एंड एवरीथिंग उसके उलट है। दूर की चीजें वादे नजर नहीं आती, करीब की चीजें वादे नजर आती हैं। आई बाल का डायमीटर छोटा हो जाता है, इमेज रेटिना के पीछे बनती है, और इसको दूर करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं। कैमरे से जो हम इमेज बनाते हैं उसमें जिस्म को हमेशा हम 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं, और इमेज हमेशा रियल, उल्टी और छोटी होती है। इसके अलावा जो थिक लेंस होता है, मोटा लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ कम होती है। जो बारीक लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। लेंस जो है उसकी पावर फोकल लेंथ के हमेशा उल्ट होती है। पावर का यूनिट डायोप्टर होता है, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में हो तब। पावर का यूनिट डायोप्टर तब होगा जब फोकल लेंथ मीटर में होगी, ये याद रखें। और अमूमन फोकल लेंथ जो न्यूमेरिकल में गिवन होती है वो सेंटीमीटर में होती है। तो परेशान ना हो जाएगा या जल्दी में कहीं 1/2 सेंटीमीटर करके 0.5 डायोप्टर ना निकाल आइएगा, पहले उसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन है अगर आपके पास, तो उनकी आप पावर कैसे फाइंड कर सकते हैं? उन दोनों की पावर को सिंपली ऐड करते हैं। दो लेंस की कॉम्बिनेशन आपके पास मिला दिया उनको, तो उनकी जो नेट आपके पास पावर मिलेगी वो कैसे मिलेगी? दोनों की पावर को सिंपली ऐड कर दें। और मैग्निफिकेशन जो है वो कैसे होती है? वो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होती है। मैग्निफिकेशन दो लेंस के लिए कैसे होती है? नेट मैग्निफिकेशन वो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 होता है। और पावर जो है वो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दोनों ऐड हो जाती हैं। और इसी तरीके से आप इसकी नेट फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये 1/f कर दें, यानी अगर आपके पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है दो लेंसेज का और उनकी आप फोकल लेंथ आपसे पूछी जाती है, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, 1/f1 प्लस P2 के लिए 1/f2, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ आपस में इनवर्सली होते हैं। ये ऊपर अभी हमने पढ़ा है। तो लिहाजा दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो तो उसकी नेट फोकल लेंथ आप जो फाइंड कर सकते हैं वो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये उस वक्त है, ये भी याद रखें, ये उस वक्त है जब दोनों लेंस बिल्कुल जुड़े हुए हों। ये भी आपको बता दूं, बिल्कुल यूं है, इन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है। और अगर डिस्टेंस आ जाए तो फिर क्या होगा ये समझ लें। दो लेंस के दरमियान डिस्टेंस आ जाए तो फिर जो नेट फोकल लेंथ है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये देखें, ये एक लेंस और ये डिस्टेंस डी है, और ये दूसरा लेंस है। ये कॉम्बिनेशन आपने बना दिया दो लेंसेज का। तो अब इसकी जो फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ होगी वो होगी 1/f, एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहां तक वही है जो कि अभी पहले यूज किया है। साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी माइनस D/f1 f2। ये डी वो डिस्टेंस है या सेपरेशन है दोनों लेंसेज के दरमियान, और f1 इसकी फोकल लेंथ है, ये पहले वाले की f1 है, और D2 सॉरी f2 जो है वो इस दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ है। तो ये फार्मूला लाजमी याद रख लीजिएगा। किसी हवाले से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई चीज भी स्किप ना हो। किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप करने के काबिल हो सकें। और ये पावर और फोकल लेंथ में से एक चीज भी गिवन हो तो आप दूसरी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला याद रखें। ये था जी आज का सेशन जिसमें हमने 10th को डिस्कस किया है, 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। 9th और 10th दोनों अभी हमने डिस्कस किए हैं। बहुत से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत सी चीजें आपने नई सीखी होंगी। तो अभी आप इस हवाले से कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ।